कि ये जो पौराणिक पात्रों का जो अपहरण जो हो रहा है कि उसको जातियों का प्रतीक बना करके अपनी ओर खींचना और अपने को उससे जोड़ना, देखिए इसके पीछे एक स्वार्थ काम कर रहा है। इसके पीछे एक विभक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो काम कर रही है। पुराण जो है वो सर्वसामान्य के लिए है, सर्वसामान्य के लिए है, सर्वसाधारण के लिए है, चतुर्वर्ण के लिए है, किसी विशेष के लिए नहीं है। और ये बात बार बार पुराणों में आती है कि ये सर्वसाधारण के लिए है। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये है, इन पुराणों के जो रचना प्रक्रिया है, उस रचना प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा योगदान है वो सूतों का था। सूत जो रथ चलाने का और सूत निकालने का, काटने का काम करते थे, उन लोगों ने लोक में प्रचलित जो गाथाएं थीं, जो कथाएं थीं, उनका संकलन किया। तो व्यास जी के जो शिष्य थे, जो रोमहर्षण हैं, तो अब उनके लिए जो उन्होंने काम सौंपा, पुराणम लोक सम्मतम, पुराण लोक सम्मत हैं, उनकी गाथाएं लोक से आ रही हैं। अब जैसे बहुत से लोग इस प्रकार की बात कह देते हैं कि कपोल कल्पना, कपोल कल्पना कह देते हैं उसके लिए। देखिए, कपोल कल्पना जब हम कह देते हैं तो हम एक भाषा से वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। लोक कहानियों में, यदि लोक कहानियां आपने यदि सुनी है, कई बार की बात आपने सुनी है, तो आपने देखा होगा कि अचंभा या आश्चर्य लोक का स्वभाव है। लोक की जो गति है वो लोक से अलौकिक की ओर है। वो लोक में माने सामान्य में अद्भुत का अधिष्ठान करता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, मेरे पास कोई सज्जन जो आए थे, तो वो एक अपने संत की, गांव के संत की वो कहानी सुना रहे थे। तो उसमें वो क्या कहानी थी कि वो कहानी थी कि किसी दूसरे गांव में वो अन्न क्षेत्र खुला हुआ था, अखंड भंडार जो है वो चलने वाला था। तो वो भंडारा चल रहा था, तो उस भंडारे में जो है वो भंडारा बीतने के लिए आ गया, जबकि वो भोजन करने वाले की संख्या जो है वो बढ़ रही थी। तो वो जो सुनाने वाला जो मुझे था, ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि वो जो गुरु थे वो किसी दूसरे गांव में थे, और उन्होंने कहा कि वो उनके मन में ये बात आई कि वहाँ जो है वो अमुक चीज़ बीत रही है। तो उन्होंने जो है वो क्या प्रक्रिया की कि वो चीज़ जो है वहाँ बहुत मात्रा में हो गई। अब देखिए, मैं इस घटना पर नहीं जाता, हुई या नहीं हुई, या ये व्रत गलत है या सही है, मैं इसके प्रयोजन में नहीं जाता। न मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो उन्होंने चमत्कार कर दिया, न मैं ये कह रहा हूँ कि वो चमत्कार नहीं हुआ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वो जो मुझे कहानी सुनाई, उसमें जो एक तत्व जो मैंने परिलक्षित किया लोकवार्ता का देता होने के नाते, वो ये था कि सामान्य मन, लोक मन चमत्कार का सृजन करता है, लोक से अलोक की ओर जाता है। और आपने देखा होगा कि जो वो थी, वो मदर टेरेसा, उनको संत की कोटि में जब लाने वाली जब बात आई थी, तो जो उनके जो बड़े जो बिशप और आर्क बिशप और बड़े बड़े जो उनके जो प्रधान होते होंगे,
उन्होंने कहा कि इसमें एक चमत्कार की कमी रह गई है, जब एक चमत्कार तत्व जुड़ जाएगा तब वो मदर टेरेसा संत की श्रेणी में आएंगी। तो उन्होंने कोई चमत्कार पूछा तो किसी ने कहा कि यह चमत्कार हो गया था, और फिर वो संत की श्रेणी में मान ली गई। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को यहाँ का ही मान करके, देखिए हम मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं भाई साहब, हम हिंदू का अध्ययन नहीं कर रहे, हम मुस्लिम का अध्ययन नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण का अध्ययन नहीं कर रहे, हम शूद्र का अध्ययन नहीं कर रहे, हम देशी और विदेशी का अध्ययन नहीं कर रहे। अरे भाई, हम मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं यार। जब हम मनुष्य की बात कहते हैं तो वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे भारतवर्ष का हो, चाहे अफ्रीका का हो, मनुष्य मनुष्य है। और हम मनुष्य की प्रवृत्ति के अध्ययन की बात कर रहे हैं। आप विभेदीकरण की बात कर रहे हैं, क्यों? कि आपके मन में, आपके उद्देश्य में, आपकी अभिष्टा में कहीं ना कहीं वो भेद बैठा हुआ है ना। वो किस कारण से, वो एक अलग बात है, हम उस पर नहीं जा रहे। हम वहां भी पर मनुष्य को देखेंगे, हम वहां भी मनुष्य को देखेंगे कि विभेदीकरण की प्रवृत्ति ये क्यों है, किस स्वार्थ के कारण से है, किस वैयक्तिक स्वार्थ के कारण से। कोई निजी अर्थ जुड़ा हुआ है, कोई निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप कहीं विभक्तिकरण कर रहे हैं, आप कोई भेद पैदा कर रहे हैं या भेद को देख रहे हैं, अवश्य ही आपके मन में कोई लोभ लाभ है, यह निश्चित है, क्योंकि मनुष्य की यह भी प्रवृत्ति है, यह भी मनुष्य की। तो हमारा अध्ययन तो मनुष्य का चल रहा है भाई, हमारा अध्ययन मनुष्य का चल रहा है, तो हम वो भी देख लेंगे कि हाँ, ये जो भाई मनुष्य है ये भी किसी लोभ लाभ की वजह से है, इसमें भी आपको वैयक्तिक निजी बैठा हुआ। कि ये जो विश्व जीवन जो है या ये जो सामाजिक जीवन है, इसको आप कैसे कहिएगा, यहाँ दो प्रवृत्तियों का ही द्वंद्व हो रहा है, वैयक्तिक स्वार्थ की प्रवृत्ति और समष्टि हित की प्रवृत्ति, है ना। ट्रेन के डिब्बे का तकिया या ट्रेन के डिब्बे का रूमाल आपने चुरा लिया, अब ये व्यक्ति स्वार्थ है, आपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए समष्टि हित का हनन किया। अब देखो ये द्वंद्व, छोटी सी बात है ये, है ना। अभी एक दो दिन पहले ही वो सारी कहानी उन्होंने जैन साहब ने लिखी थी, वो पढ़ रहा था मैं। तो ये क्या है, ये व्यक्ति स्वार्थ और समष्टि हित का। आपने स्ट्रीट लाइट को बल्ब निकाल के अपने घर में लगा लिया, या आपने ऑफिस के काम में बैठ करके, ऑफिस के समय में बैठ करके आपने कोई व्यक्तिगत काम किया। अब ये क्या है, ये व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व हो रहा है ना, और आपके मन में ही हो रहा है। आप एक हैं, किसी ने नहीं देखा भले ही, लेकिन आपने उस काम को जो कि आपको स्कूल में करना चाहिए था विद्यार्थियों की दृष्टि से या समष्टि हित की दृष्टि से, आपने कहीं व्यक्तिगत काम कर लिया। आपने उस समय का उपयोग आपने व्यक्ति साधना में किया, जबकि वो व्यक्ति साधना का समय नहीं था। तो ये जो व्यष्टि अब इसको आप बड़े आकार में घुमा सकते हैं कि एक आदमी सरकारी पद पर है और वो व्यष्टि हित के लिए काम कर रहा है। अब यही समष्टि और व्यष्टि का द्वंद्व है, ये एक व्यक्ति से लेकर के पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व तक, विश्व जीवन में, क्योंकि यही यही देवता और दानव है जो व्यष्टि साधना कर रहा है और समष्टि की कीमत पर कर रहा है। और उससे बड़ा असुर कौन है? वही असुर है ना। और जो अपने व्यक्ति स्वार्थ को भी तिलांजलि दे रहा है और परमार्थ साधना कर रहा है, वो उससे बड़ा देवता कौन सा है? उससे बड़ा देव कौन है? और जो अपना व्यक्ति का और समष्टि का संतुलन कर रहे हैं, सामंजस्य कर रहे हैं, भाई व्यक्ति साधना हो लेकिन समष्टि हित का हनन न हो, भाई ये मनुष्य है, ये मध्यम कोटि है, ये मनुष्य कोटि है। ये प्रवृत्तियाँ अतीत में भी चल रही थीं और ये प्रवृत्तियाँ आज भी चल रही हैं और ये प्रवृत्तियाँ आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य है। तो खैर, कहने वाली बात यह है कि जो उसने चमत्कार का सृजन किया, जो लोक से अलोक की जो गति उसकी थी, असल में वो लोक मन था। अब आप देखिएगा, अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने लिखा था तो सुरेंद्र सिंह जी है ना, उनको फिर मैंने उत्तर दिया था। मैंने कहा एक बात बताइएगा, आप
जो सीरियल देखते हैं उनमें एक वो एरियल वाला वो आता है जो परग्रहवासी हैं, दूसरे ग्रह के रहने वाले हैं, और वो अंतरिक्ष में युद्ध कर रहे हैं और उसकी एक तिकोनी जैसी आकृति बना दी है, मतलब मनुष्य जैसी तो नहीं है लेकिन मनुष्य से मिलती जुलती है, और वो जो है वो वार कर रहे हैं और वो एटम युद्ध कर रहे हैं और जाने क्या क्या कर रहे हैं, और ध्वंस हो रहा है दूसरे संसार का, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, जाने क्या क्या हो रहा है। क्यों जी, क्यों देख रहे हैं आप उसके लिए? नहीं, वो तो कपोल कल्पित है, और वो तो पुराण है, और वो तो आपके लिए बड़ी बड़ी बुरी बुरी बात है, वो तो कपोल कल्पित है। लेकिन वो जो एक्शन मैन है और वो जो सुपरमैन है और वो जो एरियल है, ये सब आप जो ये सब जो देख दाख रहे हैं, और आपके बच्चे भी देख रहे हैं, और सीरियल ज़्यादातर आपके वही चल रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं लोक मानस को वो तृप्त करता है। वो कपोल कल्पित जिसे आप कहते हैं ना, वो जो आदिम मानस है वो आपके मन में बैठा हुआ है, नहीं निकल रहा भाई साहब, और निकलेगा भी नहीं। वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आदिम मानस है, प्रिमिटिव माइंड जिसे कहते हैं, है ना। ये जो आधुनिक मानस है ना, ये चेतन मन का भी एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे जल का कह सकते हैं आप, और वो अवचेतन है, वो तो समुद्र है भाई साहब, समुद्र है। वो सारे जो युग हैं बीते हुए, सारे स्मृति के रूप में उसमें समाये हुए हैं। देखिए, जो वंश परंपरा है ना, वो जो बीज है वो पिता से आया, पिता को पितामह से आया, पितामह को उससे सकल दादा, लकड़ दादा, और वो पूर्व पुरुष, और वो आदि मानव। वो बीज तो वही है ना, वो क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वही भी चल रहा है ना, आगे वही बह रहा है ना, वही परंपरा है ना, वही वंश परंपरा। तो वो जो सारे जो युग हैं, अच्छा युग सारे कहां चले गए? बीते आदिम मनुष्य से लेकर के और आज तक के इतने जो युग थे, जिन्हें आप अंधकार युग और प्रागैतिहासिक और जाने क्या क्या कहते हैं, वो कहां चले गए? वो कहीं नहीं गए, वो स्मृति में समा गए, वो अवचेतन का हिस्सा बन गए, और आपके अवचेतन में वो हैं। अब चूंकि वो मन में अरबों सेल हैं, और आपका सारी जिंदगी 2-4-5 सालों में खत्म हो जाती है, 2-4-5 कोशिकाओं से ही आप काम लेते हैं। खाना है, पीना है, सोना है, कमाई करनी है, पैसा लाना है, पैसा खर्च करना है, याद और क्या है। और वो जो सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। हरदोई शर्मा जो है वो मेरे लोकवार्ता के गुरु थे। लोकवार्ता का स्रोत मैंने बहुत से लोगों से लिया है। हरदोई शर्मा थे, ये यूपी के जॉइंट डायरेक्टर थे शिक्षा के, मनोविज्ञान के आदमी थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हम मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान भवन बनाना चाहते हैं। तो मनोविज्ञान का ये आदमी थे, जॉइंट डायरेक्टर थे। तो उनके आप अमेरिका चले जाइएगा, और वहाँ से वो जो नक्शा है, कोई अमेरिका से कोई संधि वंधि हुई होगी, कुछ बात हुई होगी, जो कुछ है वो सर आप वहाँ चले जाइएगा। तो ठीक है साहब। अच्छा, वहाँ वो चले गए। अब वहाँ वो गए तो जिस लाइब्रेरी में वो गए, उसमें एक पूरा का पूरा जो कक्ष था, बड़ा हॉल जो था, वो लोकवार्ता की पुस्तकों से भरा हुआ था। जैसे स्लीपिंग ब्यूटी है, तो कह रहे थे सारी किताबें वो अलमारी में स्लीपिंग ब्यूटी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लोकवार्ता का इतना बड़ा कक्ष, इतनी हजारों किताबें हो सकती हैं। तो थे तो वो मनोविज्ञान के आदमी, लेकिन लोकवार्ता की ओर उनका ध्यान चला गया। ये तो बड़ा ज़बरदस्त विज्ञान है भाई, और ये तो आधुनिकतम विज्ञान है। उनके दिमाग में ये बात घूम गई। खैर, मैं उनके पास में मिलने के लिए मैं गया, तो उन्होंने कहा 9 अरब सेल मनुष्य के मस्तिष्क में हैं, 9 अरब सेल। और जो बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं, गांधी जैसे महापुरुष, उनका जो है वो 40-50 कोशिकाओं से काम चल जाता है। मनुष्य की क्षमता के संबंध में मुझे समझा रहे थे। बोले गांधी जैसा, और बाकी जो सामान है, जो खाना पीना सोना उठना, बोले वो तो 2-3 का ही किस्सा है, 2-3 कोशिकाओं का किस्सा है। कि मनुष्य के पास कितनी अपरिमित ऊर्जा है मनुष्य के पास, और हमारा जीवन, सामान्य जीवन कैसा है, ये बात उन्होंने मुझे समझाई भाई साहब। तो ये जो अवचेतन है, ये समुद्र है,
और उसमें जो प्रिमिटिव माइंड है, जो आदिम मानस है, जो युगों की यात्राओं की जो स्मृतियाँ हैं, वो इसमें वो समाहित हैं, उसमें वो बैठी हुई हैं। अब कौन सी स्मृति जो है कब किस परिस्थिति में फूट पड़ती है, ये इतना अनिश्चित है, लेकिन वो मनुष्य में है। तो जिसको आप कपोल कल्पना कहते हैं, जिसको आप गप कहते हैं, वो भाषा है, वो भाषा है। और इस विषय पर ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने काम किया है, जिनमें एक थे जुंग, जिन्होंने कहा था कि आर्केटाइप है, ये आद्य बिंब हैं। उनसे पहले थे फ्रायड, जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो मनुष्य की वासना है, ये मनुष्य की वासना जो है वो अव्यक्त होने के लिए मचल रही है। और दूसरे भी ऐसे आचार्य हुए हैं जो जिनके नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी जो अंतिम कृति थी लालित्य तत्व, लालित्य तत्व में उन सबका विवेचन किया है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक शास्त्र के एक प्रकांड पंडित, महान विद्वान, और वे लोक की शुरुआत कर रहे हैं अशोक के फूल से, वहाँ से कर रहे हैं, और बार बार टिप्पणियाँ कर रहे हैं और बदल भी रहे हैं। अपने स्टेटमेंट को बार बार बदला उन्होंने एक बार ये कह दिया था प्रारंभ में, ये बात के बाद में फिर उन्होंने बदल भी लिया। प्रारंभ में उन्होंने ये कहा कि जो ग्रामजन हैं उनकी जो वार्ता है वो लोक वार्ता है। फिर उन्होंने जब दोबारा कहा कि नहीं, इसमें ग्राम और नगर की भेद नहीं है, ये सारे जो लोग हैं जिनका आधार पोथी नहीं है वो लोक वार्ता में आएंगे। फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जो आर्य जन की जो सोच है, आर्य जन का जो चिंतन है, वो तो वैदिक धारा है, लेकिन जो आर्येतर जन की जो धारा है वो लोक धारा है। फिर बदलाव किया उन्होंने, और लालित्य तत्व में जब वो आ गए, जो उनकी आखिरी कृति है, उसमें उन्होंने फिर एक बहुत विस्तार से उसकी मीमांसा की, और उन्होंने कहा कि इसके उदय ने मनुष्य को देखने और समझने की दृष्टि ही बदल दी। ये तो मनुष्य का विज्ञान है, मनुष्य के जीवन का विज्ञान है। अब उसी में उन्होंने मिथक को लिया, मिथक शब्द भी उन्होंने दिया, मिथ का MITH का उन्होंने उसमें क प्रत्यय लगाया और मिथक बनाया। काशी के पंडितों के जब लिख करके, तो काशी के पंडितों ने उन्होंने कहा, आचार्य जी ये सिद्धि कहाँ से कर ली? अंग्रेजी से। काशी के पंडित तो काशी के पंडित ठहरे। पंडित जी ने कहा, आचार्य जी बोले, नहीं तो देखो, मिथ से बना सब जगह खूब लिख रहे हैं, खूब प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जब काशी के पंडितों ने जब उनके लिए ललकारा तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी शब्द को ले लिया आपने, अंग्रेजी शब्द से आपने शब्द बनाया। तो उन्होंने कहा नहीं। बोले कैसे? बोले मिथा, संस्कृत का शब्द है मिथा, उसका अर्थ है पूरक। मैं वो कह रहा हूं कि मिथा से पूरक शब्द बना, चूंकि मिथक पूरक होता है इसलिए वो मिथा से मिथक बन गया। तो अब ये आचार्य हरदास द्विवेदी का कमाल था, ये उनकी वक्तृताएं थी, उनका विवेचनशील। तो उन्होंने उन सारे भाषा वैज्ञानिकों को लेकर के ने बताया कि ये जो जिसको आप कपोल कल्पना कर रहे हैं ना, ये बिंब है ना। देखिए, उसका सचमुच घड़ा के जैसा कान नहीं था। वो जो राक्षस था, उस राक्षस का कान या सूपनखा के जो नाखून थे वो सूप जैसे थे। अरे यार, उसके सूप के किसी के होते हैं क्या? तो उसी के कैसे हो सकते हैं? और पर सूप जो है ना, वो तो 5 नाखून होंगे तो कितने 5 सूप हो जाएंगे। कैसे आदमी कैसे जिंदा रहेगा, कैसे करेगा, कैसे खाना पीना करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये घड़े जैसे कान होना नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आदमी होता है, आदमी वैसा ही था, आदमी कोई नया नहीं है। लेकिन जो बिंब, अच्छा आप ये बताइएगा, आपके यहाँ रामलीला होती है तो जो कागज़ के जो पुतले बनाए जाते हैं, वो जो कुत्ता है ना, वो भी इतने बड़े हाथ भर के दांत जो है
उसके दांत दांत दिखाई दे रहे हैं, उसके पुतले के दांत, और उसकी आंखें ऐसी 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 निकल निकल करके जैसे को निकल निकल रही हों उसमें से, ऐसे उसके बताया जा रहा है उसके लिए। नहीं, ये क्या है कि वो सामान्य जन के मन पर वो जो बिंब बैठा हुआ है ना, उसका एक्सप्रेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है ये। वो भय जो बैठा हुआ है ना, अच्छा अपने भय को कैसे व्यक्त करे वो? भाई भयानक की आकृति गढ़ेगा तभी तो भय व्यक्त होगा। तो ये जो जिनको आप कपोल कल्पना कहते हैं, जिनको ये निश्चित ही कपोल कल्पना समझिएगा इसके लिए कि उसकी जो आंखें हैं वो निकलती हुई इतनी बड़ी बड़ी आंखें वो दिखाता है पुतली में, है ना, और वो कितना वो दांत, इतने बड़े बड़े दांत। अरे आदमी आदमी है यार, ऐसा दांत कैसे हो सकता है? हथेली भर का दांत कैसे हो सकता है उसका? नहीं हो सकता ना। लेकिन एक्सप्रेशन है, विंब है, जिस प्रकार से अच्छा हमारी बोली, जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं, ये बोली क्रम 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 से विकसित होती चली गई, विकास इसका इस ढंग से हुआ है। तो मिथक की भाषा, जिसे मिथकी भाषा कहते हैं, और जो हमारी भाषा है, उन दोनों में जो अंतर है वो प्रिमिटिव माइंड और आधुनिक मानस का अंतर है ना। उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक होता तो मैंने कहा कि आप जो है वो एलियन को क्यों देख रहे होते हो, और जो है वो ये सुपरमैन को, और वो उसमें आप क्यों दिलचस्पी ले रहे होते हो उसमें? आप तो दिलचस्पी ले रहे हैं उसमें, और बड़े रुचि से देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे युद्ध होगा, कैसे शांति होगी। तो खैर, मेरा कहने का माने ये है कि पुराण को और पुराण के पात्रों को जिस प्रकार से हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें विभक्तीकरण की जो प्रवृत्ति हमको नज़र आ रही है, उससे हम अपने मन का जो भाव है उस पात्र पर आरोपित कर रहे हैं। अपने मन को उसको समझने के बजाय, उस पात्र को समझने के बजाय, भाई हम तो इन आंखों से देखना चाहते हैं, हम तो इस दृष्टि से, अब वो इस दृष्टि क्या ज़्यादातर जो चल रहा है कि ये जो है ब्राह्मण दृष्टि है और ये ब्राह्मणेतर दृष्टि है। अब इस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं ना, तो पुराण के पात्र के साथ एक जास्ती हो जाती है, एक ज्यादती हो जाती है। हमको लोक की नज़र से देखना होगा। सामान्य जन रास लीला की कहानी सुनता है, उसके मन में वो प्रश्न उठता ही नहीं है जो आजकल के जो एमए पास और ये आदमी जो उठाता है कि ऐसा कैसे हो गया। उसके मन में क्यों नहीं उठी बात? उसके मन में वो प्रश्न क्यों नहीं उठा?